हेलो एवरीवन। हम कैपेसिटेंस वाला पार्ट पढ़ रहे थे, उसी के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है मैंने। दीज आर दो सब्सटेंस विच नेवर कंडक्ट देयर सेल्फ, ओनली ट्रांसमिट द इफेक्ट ऑफ कंडक्शन, फॉर एग्जाम्पल माइका एंड क्वार्ट्ज। एक अनदर डेफिनेशन भी लिख रखी है। Dielectrics are insulating material which transmit electric effect without actually conducting itself। देखो अब क्या होता है इसका मतलब। देखो जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं हम उनको इंसुलेटर बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे कि देखो इसके अंदर क्या है, जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो क्या करेंगे कि वो ओनली क्या करते हैं, वो बिना कंडक्शन के इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करते हैं, आगे ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन जो इंसुलेटर है वो तो ट्रांसमिट भी नहीं करते ना, तो इसलिए हम डाइलेक्ट्रिक्स को इंसुलेटर बोल सकते हैं, लेकिन इंसुलेटर्स को डाइलेक्ट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आगे समझ में कि जो बिना कंडक्ट किए अगर इलेक्ट्रिक इफेक्ट को या कंडक्शन को आगे ट्रांसमिट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। दो डेफिनेशन लिख रखी है यहाँ पे, जो भी आपको अच्छी लगे वो कर लेना। इसके बाद में है इट इज़ टू टाइप्स, दो टाइप्स का होता है। सबसे पहला है नॉन पोलर एंड पोलर। नॉन पोलर देखो क्या है, दीज आर दोज डाइलेक्ट्रिक्स इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज coincide with center of negative charge due to their symmetric shape। और पोलर क्या होते हैं, दीज आर दोज डाइलेक्ट्रिक्स इन विच सेंटर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज डू नॉट coincide बिकॉज द एसिमेट्रिक शेप। अब देखो दोनों का मतलब क्या है। नॉन पोलर क्या है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर कोइंसाइड कर जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलेंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलेंगे। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, देखो यहाँ पे एग्जांपल हमने ले लिया H2, N2, O2 एंड CO2, ये इसके एग्जांपल हैं। सबसे पहले हम H2 कर लेते हैं। H2 किया हमने, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लिए, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, फर्स्ट सेकंड का सेंटर यहाँ पे होगा। अब देखो दोनों का जो ये सेंटर है कहाँ पे कोइंसाइड करेगा, दोनों के बीच का सेंटर यहाँ पे रहेगा ना, मतलब सेंटर ये है। ठीक है, तो इसका सेंटर और इसका दोनों का कोइंसाइड करेगा इस जगह पे, और इस जगह पे डाइपोल मोमेंट कितना रहेगा, सेंटर पे डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0 होता है। ये हम पीछे कर चुके हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये H2 का था, CO2 का देखते हैं। देखो CO2 में क्या आ जाएगा, एक कार्बन का और दो ऑक्सीजन के, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, और कार्बन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और ये क्या आ जाएंगे, नेगेटिव। इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे, और ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 रहेगा। कैसे रहेगा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव। इसका सेंटर ये है, इसका इंडिविजुअल, इनका इंडिविजुअल सेंटर्स ये है ना जो दिखा रखे हैं यहाँ पे। लेकिन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताई थी मैंने, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब ये वाला इस साइड मूव करेगा और जो ये नेगेटिव वाला है ये इस साइड मूव करेगा, मतलब दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास में जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, समझ में आ गया ना। नॉन पोलर में बोल सकते हैं हम कि हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। और एक बार फिर से बता रही हूँ, नॉन पोलर क्या होता है, दीज आर दोज डाइलेक्ट्रिक्स इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कोइंसाइड कर जाए तो उसको बोलते हैं हम नॉन पोलर, और अगर नहीं करते हैं तो वो क्या बोलेंगे, हम उसको पोलर बोलेंगे। और जो नहीं करते हैं वो किसकी वजह से नहीं करते हैं, एसिमेट्रिक शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, पोलर का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आपके पास में, HCl एंड H2O। इनकी शेप कैसी होती है, एसिमेट्रिक शेप होती है। सबसे पहले हमने HCl यूज़ कर लिया, ये हाइड्रोजन का हो गया यहाँ पे H पॉजिटिव, इसका सेंटर यहाँ पे, और Cl का यहाँ पे ले लिया हमने। ठीक है, ये नेगेटिव। देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दोनों की शेप क्या है, एसिमेट्रिक शेप है, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ लेंथ होगी। अब कुछ ना कुछ लेंथ होगी तो मतलब डाइपोल मोमेंट भी रहेगा, और डाइपोल मोमेंट रहेगा, और किस डायरेक्शन में रहेगा डाइपोल मोमेंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब H2O यूज़ करते हैं। H2O के लिए शेप कैसी होती है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस और ऑक्सीजन नेगेटिव आ गया ना। ये देखो इनके इंडिविजुअल सेंटर्स कहाँ पे हैं, ये ऑक्सीजन का हो गया, ये हाइड्रोजन का, और ये इस हाइड्रोजन का हो गया। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, इन दोनों का सेंटर कहाँ रहेगा, दोनों का सेंटर यहाँ पे रहेगा ना, हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पे रहेगा। अब अगर इससे इसकी देखें तो कुछ ना कुछ लेंथ बन रही है ना, तो लेंथ बन रही है तो यहाँ पे क्या होगा, डाइपोल मोमेंट भी होगा, और डाइपोल मोमेंट होगा तो किस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव वाला था तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ये इस डायरेक्शन में रहेगा।
इसकी डायरेक्शन। ये हो गए पोलर मॉलिक्यूल्स, सॉरी पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन? द फिनोमिना ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इनटू पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। मतलब वो फिनोमिना जिसके अंदर हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। और किसके थ्रू करते हैं हम? बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर नॉन पोलर को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे नॉन पोलर का बताती हूँ मैं एक बार। नॉन पोलर में क्या पढ़ा था हमने? जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो कहाँ पे कोइंसाइड करते हैं? सेंटर पे कोइंसाइड करते हैं। और पोलर कैसे होते हैं? यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। मतलब ये पोलर है और ये क्या है? नॉन पोलर। मतलब इसको कन्वर्ट करना, नॉन पोलर को पोलर में कन्वर्ट करना, और किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे करेंगे? देखो कि हमने एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक यूज़ किया और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं उसको। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स अप्लाई की यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसके अंदर क्या था? जो नॉन पोलर पढ़ा था हमने उसके अंदर क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड करते हैं। कहाँ पे? सेंटर पे। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ किस साइड आ जाएगा? आपका जो पॉजिटिव है वो इस साइड अट्रैक्ट कर लेगा, और जो ये वाला नेगेटिव चार्ज है ये क्या कर लेगा? इस पॉजिटिव को इस साइड अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब ये बीच वाला चार्ज इस टाइप से बन जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा और इधर पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब किस में कन्वर्ट हो गया? ये पोलर में। यानी ये जो फिनोमिना होता है इसको क्या बोलते हैं हम? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। फिर से बता रही हूँ एक बार कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को अगर हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको क्या बोलेंगे हम? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलेंगे। आगे इतना समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है? बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो क्या है ये? व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी डाइलेक्ट्रिक को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन टेक प्लेस। मतलब उसमें क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन हो जाएगा। एंड डाइपोल प्रेजेंट इन इट, और डाइपोल प्रेजेंट रहेगा उसके अंदर। और जो डाइपोल प्रेजेंट रहता है पोलराइजेशन के बाद में उसी को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, वो आगे बताती हूँ। ट्राई टू अलाइन देमसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो क्या है यहाँ पे एक, देखो सबसे पहले तो ये हो गया हमारे पास में एक डाइलेक्ट्रिक्स ले लिया हमने। ठीक है, आगे इतना समझ में। डाइलेक्ट्रिक्स है, ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। और अभी बताया था नॉन पोलर को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो किसकी तरह बिहेव करते हैं? किसकी तरह, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो पोलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो कैसे? यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। यहाँ पे इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमने ये इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक्स इसके अंदर प्लेस किया और इसके ऊपर हमने क्या की? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक प्लेट लेते हैं हम, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट पे और इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ से, या प्लेट बोल सकते हैं या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको? एक बार समझ लो। देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, सिंपल आप ऐसे समझ लो कि ये वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए रहने देना। ये क्या है? हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमने क्या रखा है? डाइलेक्ट्रिक्स रखा है। और डाइलेक्ट्रिक्स ये था ना। अब यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी उसको हमने ई नोट से डिनोट कर दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ये बन गया। और यहाँ पे क्या था? पॉजिटिव था और यहाँ पे नेगेटिव। तो इसके अंदर कैसे हो जाएगा? इस साइड नेगेटिव आ जाएगा और इस साइड क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बन जाएगा। इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये बन जाएगा आपका। ये पता चल गया ना कैसे बना? क्योंकि हमारे पास में जो डाइलेक्ट्रिक्स थी वो नॉन पोलर थी, उसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा और वो किस में कन्वर्ट होगी? किस में कन्वर्ट होगी? वो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में कन्वर्ट होगी। ये जो पूरा फिनोमिना था इसको क्या बोला था हमने? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? पोलराइजेशन हो रहा है। ठीक है, और जो पोलराइजेशन हो रहा है हम बोल सकते हैं जो इसके अंदर जो पोलराइजेशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, उनकी डायरेक्शन क्या रहेगी?
इसके अंदर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना कुछ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये हो जाएगी। और जो अंदर क्या हो रहा है, ये पोलराइजेशन हो रहा है और इसको हमने ईपी से डिनोट कर दिया। आपको कहीं कहीं पे ये ना ईएम से दिखाई मतलब लिखा हुआ मिलेगा, किसी बुक में ईएम से लिख रखा है। ईएम का मतलब भी क्या है, यहाँ पे पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये अप्लाइड थी और ये इसके अंदर बन रही है, तो हमारे पास में जो ज़्यादा है वो कौन सी रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रही है ना। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो पोलराइजेशन नहीं हो पाता, तो मतलब ये वाली वैल्यू क्या रहेगी आपकी ज़्यादा। तो मतलब टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल आ जाएगी, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे इतना समझ में। अब देखो यहाँ पे करते हैं इसको आगे, और ये इक्वेशन यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ये जो ई है वो किसके इक्वल आ गया, ई नोट माइनस ई पी। तो अगर आपको बुक में यहाँ पे ईपी की जगह पे अगर ईएम मिले तो कंफ्यूज मत हो ना, ये क्या है, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी, ठीक है। इसके बाद में देखो हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये यहाँ पे एक प्लेट है हमारे पास में और एक प्लेट यहाँ पे है ये, ठीक है। मैंने प्लेट वाला करवाया था ना, यहाँ पे देखो ये एक आपको एक रोड दिखाई दे रही है, ये रोड नहीं है ये प्लेट है। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट रख रखी है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव प्लेट रख रखी है, ठीक है। और उनके बीच में हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है। अब पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे 3 केस बनते हैं। मैंने देखो यहाँ पे करवाया था आपको, एक फर्स्ट केस ये बनता था, सेकंड वाला केस ये बनता था और थर्ड वाला केस, यानी रीजन बताया थे ना आपको। ये फर्स्ट रीजन था, ये सेकंड रीजन था और ये थर्ड रीजन था। ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर और इसके ऊपर कितना चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। 2 प्लेट यूज़ कर रखी हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने ये करवाया था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, 0। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, उसमें सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितनी आई थी, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में ये 2 सीट के लिए किया था हमने, तो आप वो वाला टॉपिक कर सकते हो। अगर वो नहीं किया है तो आपने पहले वो वाला कर लेना, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या था, जो फर्स्ट रीजन था उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रही थी, और जो थर्ड रीजन था उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और फिर यहाँ पे कितना आ रही थी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और किस केस में आ रही थी, जब ये वाली प्लेट हमारी पॉजिटिव है और ये वाली हमने क्या रखी थी, नेगेटिव। उसमें हमने यहाँ पे ऐसे लिया था कि सिग्मा यहाँ पे पॉजिटिव था और यहाँ पे सिग्मा क्या था, नेगेटिव था, ठीक है। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आगे इतना समझ में। अब यहाँ पे देखो क्या है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे लिख दिया है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज गिवन बाय। तो ईपी क्या बच जाएगा हमारे पास में, ईपी क्या है, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड है। और पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे बन रही है, सेकंड रीजन में बन रही है ना। तो ये कितना बनता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट किसके लिए यूज़ करते हैं हम, यहाँ पे फ्री स्पेस के लिए यूज़ करते हैं। उसके अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं था, फ्री था वो रीजन, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मीडियम यूज़ कर रहे हैं ना, कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, ई एम आ जाएगा। तो यानी ईपी किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन एम आ जाएगा। आगे इतना समझ में। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखो इसको आगे और सॉल्व करते हैं। हमने एक ही इक्वेशन पढ़ रखी है पीछे कि जो के है, के को हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला था, वो क्या होता है, एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो इलेक्ट्रिकल परमिएटिविटी है वो फ्री स्पेस की, और जो मीडियम की और फ्री स्पेस की जो दोनों का जो रेशियो होता है उसको क्या बोला था हमने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला था। यहाँ से अगर मीडियम की कैलकुलेट करोगे, एप्सिलॉन एम की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू बन जाएगी। ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट करते हैं, इसके अंदर पुट करोगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, ई पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ई पी इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और इनटू में लिख दिया 1/k, ऐसे लिख सकती हूँ ना। अब यहाँ पे देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये तो फ्री स्पेस का था, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास में मीडियम है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो रहा है हमारा, वो फ्री स्पेस से क्या हो रहा है, 1/k रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। मतलब जो मीडियम में रखने के बाद में इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कितना हो रहा है, जो फ्री स्पेस का था ना उससे भी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कितना, 1/k, ठीक है। क्योंकि अगर सिंपल आप ऐसे लो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन है, ठीक है। अगर हम इसको 1/k ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, 1/k रिड्यूस हो रही है, मतलब और भी कम हो रही है ये वैल्यू। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, फ्रॉम हियर इट इज़ क्लियर दैट व्हेन ए dielectric plays in uniform electric field, then net electric field reduced to 1/k times the applied electric field before the dielectric polarization. डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होने से पहले क्या था, अगर हम यहाँ से इसके अंदर से, ये 2 प्लेट हैं, इसके अंदर से अगर ये डाइलेक्ट्रिक यहाँ से हटा दें तो यहाँ पे क्या है, फ्री स्पेस रहेगा ना। और वो फ्री स्पेस क्या हो रहा है, 1/k टाइम्स रिड्यूस हो रहा है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की थी उसके बाद में क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। आगे इतना समझ में, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद में देखो एक चीज़, इसके बाद में देखो क्या है
कि हमने ये इक्वेशन यूज़ की थी यहाँ पे, ई पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिख दिया हमने ई पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन एम है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हो आपके फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कि ई पी इज इक्वल्स टू कितना है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन एम है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सिग्मा क्या होता है हमारा, यहाँ पे बता रही हूँ सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है ना, सिग्मा अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, चार्ज अपॉन में एरिया, ये होता है ना, यही होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू। लेकिन ये जो पोलराइज हो रहा है ना उसके बाद की है, ये पोलराइज होने के बाद की है, मतलब कि हम अगर किसी के ऊपर अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब अगर उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बनती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं उसको टोटल डाइपोल मोमेंट डेंसिटी बोल सकते हैं। डाइपोल मोमेंट नहीं, डाइपोल मोमेंट डेंसिटी बोल सकते हैं। अगर हम किसी सब्सटेंस पे या किसी डाइलेक्ट्रिक्स पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में उसके ऊपर अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी बन रही है, यानी हम इसको यहाँ पे सिग्मा डैश से भी दिखा सकते हैं। सिग्मा डैश को क्या बोल सकते हैं हम कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोल सकते हैं, या फिर टोटल डाइपोल मोमेंट डेंसिटी बोल सकते हैं। बुक में आपको ये मिलेगा टोटल डाइपोल मोमेंट डेंसिटी ही मिलेगा, लेकिन हम इसको इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को हम डिनोट करेंगे पी से, ठीक है। तो यानी ये जो सिग्मा है, सिग्मा डैश को हमने किस लिख दिया, किस में रिप्लेस कर दिया, पी में। यहाँ पे ये मत सोचना कि ये पी ओनली डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल मोमेंट डेंसिटी है। इसको हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी बोल सकते हैं। और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कब बनता है, जब हम किसी मीडियम के ऊपर अगर या किसी डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर या किसी चार्ज के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उसके बाद में अगर उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी में कुछ चेंज आता है तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलते हैं। तो इस सिग्मा डैश को हमने पी से लिख दिया और एप्सिलॉन एम था अपॉन में, तो ये बन गया एप्सिलॉन एम, ठीक है। ये होगी इक्वेशन सेकंड, आगे यूज होएगा इनका। अभी इसके बाद में है, देखो क्या, इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे करेंगे, देखो हमने उसके अंदर भी पढ़ा था, ये जो कूलम्ब्स लॉ किया था उसके अंदर भी किया था, लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार आपको सीधा फॉर्मूला बता देती हूँ क्या होता है कि ई नोट अपॉन में ई नोट का मतलब है फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई का मतलब क्या है, जो मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल होती है, के इक्वल होती है। और इस के को क्या बोलते हैं हम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि रेशियो रहेगा किसका, ई नोट को क्या बोला था हमने, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था, और ई एम क्या है, मीडियम की, मतलब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और मीडियम दोनों का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलेंगे हम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे। तो ये आप ये तो आप लिख लोगे ना, ये शायद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो चैप्टर है उसमें पीछे करवाया भी होगा। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, the electric polarization P is directly proportional to reduced value of electric field, ठीक है। रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी थी, देखो यहाँ पे मैं दोबारा बता रही हूँ कि रिड्यूस कौन सी हुई थी हमारे पास में, जो EP है, जो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है। EP से भी डिनोट कर सकते हैं हम, और इसको EM से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो रिड्यूस हो रही थी ना, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है वो क्या रहेगा, जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है वो क्या, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन भी बताई थी, यहाँ पे ई पी किसके इक्वल था, पी बाई एप्सिलॉन एम के इक्वल था ना, ई पी किसके इक्वल था, पी बाई एप्सिलॉन एम। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये दोनों की जो इक्वेशन, दोनों की अगर बात करें हम तो ये क्या रहता है, यहाँ से डायरेक्टली रहेगा ना, तो हम इसको पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई पी इंटू में एप्सिलॉन एम, ये लिख सकते हैं ना यहाँ पे। अभी इसका यूज़ होगा, मैं बताती हूँ अभी। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा हमारा किसके, ई एम भी लिख दो या से ई पी भी लिख सकते हैं हम इसको, आगे इतना समझ में। अब यहाँ पे देखो, अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे हम, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करोगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं, कप्पा बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एक्स को थोड़ा बड़ा लिखना है, कप्पा ई पी। और किस मीडियम में कर रहे थे हम, ये मीडियम में कर रहे थे ना, फ्री स्पेस में नहीं कर रहे थे हम, ये मीडियम रखा था हमने यहाँ पे क्या आया था साथ में, एप्सिलॉन एम आया था ना, तो ये एप्सिलॉन एम आपने साथ में लिखना है। ये भी क्या है, कांस्टेंट, मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी जब हटाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे दो कांस्टेंट लगते हैं हमारे पास में। जो ये कप्पा है इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी
ठीक है। और एप्सिलॉन क्या एम क्या है यहाँ पे मीडियम के लिए यूज़ किया हमने। ये डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की। डेफिनेशन क्या है कि जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कि जो रिड्यूस वैल्यू हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। अब यहाँ से एक इक्वेशन रिलेशन बनती है, ये कई बार पूछ ली जाती है, ये CBSE में 12th में भी पूछ ली जाती है, लेकिन अगर हम बाद में कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं ना तो उसके अंदर ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। एक रिलेशन आती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ये है और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ये है, मतलब इन दोनों के अंदर हमें रिलेशन कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, दोनों के अंदर हमें रिलेशन कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले देखो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट क्या है हमारे पास में एक इक्वेशन यहाँ पे हमने पढ़ी थी कि E इज इक्वल टू कितना था E नोट माइनस ई पी। इक्वेशन आई थी ना हमारे पास में, तो यही यूज़ करेंगे E इज इक्वल टू E नोट माइनस ई पी। ये वाली इक्वेशन यूज़ कर ली हमने यहाँ पे। तो E क्या है हमारे पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। E नोट क्या थी यहाँ पे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे थे यहाँ पे ये था हमारे पास में E नोट। और ई पी की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है। ई पी की वैल्यू कितनी है P अपॉन में एप्सिलॉन एम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं जो ई पी है उसकी वैल्यू कितनी है P अपॉन में एप्सिलॉन एम। यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी एप्सिलॉन नोट माइनस में ई पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी P अपॉन में एप्सिलॉन एम। और P की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है। P की वैल्यू क्या है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट करेंगे E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा E नोट माइनस P की वैल्यू कितनी है हमारे पास में काप्पा ई पी और एप्सिलॉन एम अपॉन में कितना आ जाएगा एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम से एप्सिलॉन एम कैंसिल, यहाँ पे कितना आ गया E इज इक्वल टू E नोट माइनस काप्पा ई पी। अब यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू किस में है माइनस में है, इधर ले आए तो हम ये वैल्यू किस में बन जाएगी हमारी प्लस में बन जाएगी ना। अगर हम इस वैल्यू को इधर ले आएँ तो ये बन जाएगी हमारे पास में E नोट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा E प्लस में काप्पा ई पी। आगे इतना समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो ये इतना करने के बाद में ना एक बार वापस इसी टॉपिक में आओ कि जो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी रिड्यूस जो रिड्यूस हो रही है कम हो रही है वैल्यू उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। ठीक है, तो यानी हम जो ई पी है उसको हम ई से भी डिनोट कर सकते हैं, ओनली ई से डिनोट कर सकते हैं। तो आप ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे ई पी लिखो या यहाँ पे आप ओनली ई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे ई लिखोगे ना तो आगे आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो यहाँ मैं ओनली ई लिख रही हूँ इसको। ठीक है, यानी जो ई पी है और ई है ये क्या है एक ही चीज़ है हमारे पास में पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यानी हमने यहाँ पे ई से डिनोट किया यहाँ पे। तो जो ई नोट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ई यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ई यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस में काप्पा ये आ जाएगा ना ई। अगर हम सिंगल ई से भी लिख रहे हैं ना तो इसका मतलब देखो मैंने यहाँ पे बताया था ना अगर हम सिंगल अगर इसको ऐसे लिखते हैं कि एप्सिलॉन ई नोट अपॉन में ई इज इक्वल टू के, अगर हम ऐसे लिखते हैं इसको तो इसका मतलब क्या आता है जो ई नोट है वो फ्री स्पेस के लिए है, जो ई है वो किसके लिए है मीडियम के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे मीडियम क्या था हमारे पास में पोलराइज मीडियम था ना, जो पोलराइज है वही तो रिड्यूस हो रही थी। यहाँ पे ये करवाया था मैंने कि जो पोलराइज है वही तो रिड्यूस हो रही थी, मीडियम में यूज़ किया था हमने। तो यानी हमने इसको अगर ई से लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा। यानी ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे क्या लिखना है आपने ई, तो यहाँ पे मैं एक बार ई कर देती हूँ, ये क्या रहेगा रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, आगे इतना समझ में। अब यहाँ से देखो ये इसके मल्टीप्लाई में इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो ई नोट अपॉन में ई इज इक्वल टू कितना आ गया 1 प्लस में काप्पा। और जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्री स्पेस की और मीडियम की वो किसके इक्वल था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल था। तो यानी इक्वेशन किसके इक्वल आ जाएगी के इज इक्वल टू 1 प्लस में काप्पा। आगे इतना समझ में, यहाँ तक कर लोगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर हम ये मीडियम की यूज़ कर रहे हैं पोलराइज मीडियम की यूज़ कर रहे हैं तो मतलब हमारा मीडियम क्या है डाइलेक्ट्रिक यूज़ कर रहे थे हम उसके अंदर, अगर हम उसको ई पी या ई या फिर कहीं पे आपको ई एम से लिखा मिले ना तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये ध्यान रखना है ये मीडियम के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से करना है, एक बार दोबारा से फिर से कर लेना ये, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता देना, मैं आपको फिर से करवा दूँगी ये टॉपिक।
थैंक यू।